हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूं क्लास 10 साइंस का एक और नॉलेज से भरपूर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले के दोनों चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स बच्चों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां जाकर इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आप सबको पता है कि किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम उसका ओवरव्यू देखते हैं, ताकि हम लोगों को आइडिया लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जल्दी से बिना देरी किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम अपनी आंखों से देखते ही बता दें, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप उसको देखते ही बता सकते हैं कि उस इंसान का कलर कैसा है, वो गोरा है या काला है, या फिर उस इंसान की हाइट कैसी है, लंबी है या छोटी है, वो दिखने में मोटा है या पतला है। ये सभी जो कैरेक्टर्स है वो आप अपनी आंखों से देखते ही बता देते हैं, और इन्हीं कैरेक्टर्स को बच्चों हम कहेंगे उस इंसान की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है मेटल और नॉन मेटल की, यानी हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे जिनकी हेल्प से हम बता पाए कि कोई सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है। तो ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए बच्चों, ये जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं ये केमिकल रिएक्शन से अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते हैं। यानी जब ये ऑक्सीजन, वाटर या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब इनका असली रूप बाहर आता है। जिस तरह से इंसान गुस्से में अपना असली रंग दिखाता है, वैसे ही ये एलिमेंट रिएक्शन करके अपनी असली पर्सनैलिटी को हमें दिखाते हैं। तो हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का केमिकल नेचर कैसा होता है और कैसे ये किसी अदर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा रहेगा अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। यानी हम जो इतने सारे मेटल्स के नाम सुनते हैं या देखते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, आखिर ये सारे मेटल्स आते कहाँ से, कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है और कहाँ से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें हमारे थर्ड पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम जो मेटल अपने पास लेकर के आते हैं, क्या वो मेटल उनके प्योर फॉर्म में होते हैं, अगर प्योर फॉर्म में नहीं होते तो किस तरीके से हम उनको उनकी प्योर फॉर्म में लेकर के आते हैं। सभी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा बच्चों मेटलर्जी। बेसिकली मेटलर्जी हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से हम मेटल को उनकी छुपी हुई जगह से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस ही बच्चों कहलाती है मेटलर्जी। और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मेटल्स को उनकी यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एलॉय। अब देखो बच्चों, आपने कई बार नाम सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड। अब ये कैरेट का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, जो कैरेट वर्ड है वो रिलेट करता है प्योरिटी वर्ड से, यानी आपका गोल्ड कितना ज्यादा प्योर है। अगर आपके पास 24 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब आपके पास प्योर गोल्ड है। तो बच्चों, प्योर जो गोल्ड होता है उसकी एक कमजोरी होती है कि ये जो नेचर में है सॉफ्ट होता है, और इसी कारण से हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम मिक्सिंग कर देते हैं, और इसी मिक्सिंग को बच्चों हम कहते हैं एलॉय। मान लीजिए हमारे पास 22 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 22 पार्टिकल्स क्या है, गोल्ड के हैं, और बाकी के जो 2 पार्टिकल है वो हमने लिए कॉपर और सिल्वर के। तो बच्चों, इस तरीके से हमने क्या किया, गोल्ड में मिक्सिंग कर दी, और इसी मिक्सिंग को हम कहेंगे एलॉय, जो कि हमारे गोल्ड को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो हम डिटेल से एलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स। बेसिकली बच्चों, हम यहाँ पढ़ेंगे रस्ट लगने की प्रोसेस को, और इसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। यानी हम कभी अगर मेटल की चीजों को बाहर छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं उनके ऊपर एक रेड कलर की लेयर बन जाती है। इस लेयर को बच्चों हम कहते हैं रस्ट, और ये जो रस्ट लगने की प्रोसेस है यही कहलाती है करोजन। अब इस करोजन की वजह से हमारे बहुत सारे मेटल की चीजें खराब हो जाती है। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आखिर हम मेटल को कैसे इस करोजन की प्रोसेस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम एंड में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मेटल।
यानी मेटल्स के हमारी लाइफ में क्या क्या यूज हैं, किन किन चीजों में हम मेटल का यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये मेटल और नॉन मेटल आए कहाँ से। तो हुआ ये कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? एलिमेंट्स। और बच्चों, अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिनको अभी तक हम जानते हैं? तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक हम जानते हैं। तो साइंटिस्ट ने इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट ऐसे निकाले जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा कैरेक्टर्स को मैच कर रहे थे, और इन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने एक कैटेगरी के अंदर रखा और उस कैटेगरी का नाम दिया उन्होंने मेटल्स। क्या नाम दिया? मेटल्स। अब मेटल कैटेगरी अलग करने के बाद भी कुछ एलिमेंट्स रह गए, तो इन एलिमेंट्स में से भी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एलिमेंट निकाले जो कि एक दूसरे से काफी सारे कैरेक्टर्स को मैच कर रहे थे, और इन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने एक दूसरी कैटेगरी के अंदर रखा और उस कैटेगरी का नाम दिया साइंटिस्ट ने नॉन मेटल्स। अब देखिए बच्चों, मेटल और नॉन मेटल कैटेगरी बनाने के बाद भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह गए जो कि ना तो मेटल में रखे गए ना नॉन मेटल में रखे गए। ऐसे में लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये कैसा क्लासिफिकेशन है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनका क्या। तो साइंटिस्ट का कहना था कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है, ये ऐसे एलिमेंट्स है जो कि ना तो पूरी तरह से मेटल से मैच हो रहे ना पूरी तरह से ये नॉन मेटल से मैच हो रहे। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों क्या किया कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स थे इनकी एक नई कैटेगरी बना दी, यानी अलग से कैटेगरी बना दी, और उस कैटेगरी को उन्होंने बच्चों कहा मेटलॉइड। क्या कहा? मेटलॉइड। इस तरह से साइंटिस्ट ने इन सभी एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया। अब इन सभी एलिमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जो कि हमारे अर्थ पर नेचुरली पाए जाते हैं, और ये कितने हैं? 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं। और 92 के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए वो ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जिनको साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर किया है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे मेटल के, नॉन मेटल के और मेटलॉइड के। अगर मेटल्स की बात करें तो 92 मेटल्स है और 20 क्या है? नॉन मेटल्स है। 6 हमें मेटलॉइड्स देखने को मिलते हैं। मेटल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। ये कुछ एग्जांपल्स है मेटल्स के जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं बच्चों नॉन मेटल्स के। और टोटल कितने नॉन मेटल्स हैं? 20 नॉन मेटल्स। अगर मेटलॉइड की बात करें तो एग्जांपल हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेरियम और एंटीमनी। ये क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं जिनके एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनकी हेल्प से हम मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकदार। आप जितनी भी मेटल्स की चीजें देखेंगे बच्चों वो सभी के सभी आपको शाइन करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मेटल्स की सरफेस जो है वो शाइन करती हुई रहती है, और यही शाइन करने वाली प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों लस्टर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सभी के सभी मेटल्स है, और आपने कभी ना कभी इनको देखा होगा, ये सभी के सभी आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। और यही रीजन है कि सिल्वर और गोल्ड को यूज किया जाता है ज्वेलरीज बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, यानी आसानी से टूटते नहीं है, जिनके एग्जांपल है आयरन, कॉपर। लेकिन इनमें भी बच्चों कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते बल्कि इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको आसानी से हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों के तीनों ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इनको आप एक्सेप्शन में याद रखें। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसको हम इजीली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो आप बताएंगे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। इनको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लिप्स।
लिप्स बच्चों हमारे सॉफ्ट होते हैं और लिप्स से आप याद रख सकते हैं Li से लिथियम, P से पोटेशियम और S से सोडियम। और ट्रिक यूज ना करें तो आप वैसे भी इनको याद कर सकते हैं, इतना ज्यादा टफ काम है नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों मेलिएबल। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है और आप उसको हैमर से कंटिन्यूअसली बीट करते हुए जा रहे हैं इस उम्मीद में कि वो मेटल टूटेगा, लेकिन होता क्या है बच्चों, आपको एक सरप्राइज देखने को मिलता है कि वो मेटल कहीं से भी टूटता नहीं है बल्कि एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों यही मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें वो टूटे नहीं, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, कहलाती है मेलिएबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा मेलिएबल होते हैं और यही रीजन है कि आसानी से उनसे किसी भी शेप में ज्वेलरी को बनाया जा सकता है। Aluminium, copper and iron are also highly malleable metal. All these metals can be beaten with a hammer to form very thin sheet. अगर हम बात करें दूसरे मेटल्स की, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, आयरन, ये भी काफी ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं और इनको भी हम हैमर से मार करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल जो हम यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम से बनती है। आप लोगों ने काजू कतली खाई होगी तो काजू कतली के ऊपर भी एक सिल्वर कलर की फॉइल लगी होती है। एक्चुअल में बच्चों वो भी सिल्वर ही होता है। सिल्वर का एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल लेते हैं और उसको बीट करते हैं और बीट करके उसको कन्वर्ट करते हैं एक थिन शीट के अंदर और उसी थिन शीट को हम लगा देते हैं काजू कतली के अंदर ताकि काजू कतली सुंदर दिखाई दे। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो है मेटल की ये कहलाती है मेलिएबल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। सभी मेटल्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शनल मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है और वो कौन सा मेटल है बच्चों, मरकरी। याद रखना है आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो आप बताएंगे मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी मेटल्स है जो बच्चों सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डक्टिलिटी। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज डक्टिलिटी। अब देखिए होता क्या है, आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसको जोर से स्ट्रेच करते रहते हैं तो एक टाइम आएगा वो चीज टूट जाएगी, लेकिन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। मेटल्स को जब आप पूरा फोर्स लगा करके स्ट्रेच करते हैं तो वो टूटने के बजाय बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं थिन वायर्स के अंदर, और यही थिन वायर के अंदर कन्वर्ट होने वाली प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। ये सभी के सभी मेटल्स हैं जो कि काफी ज्यादा डक्टाइल होते हैं, यानी इनको जब हम फोर्स के साथ स्ट्रेच करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं बल्कि कन्वर्ट हो जाएंगे थिन वायर के अंदर, इसीलिए हम इनको मोस्ट डक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी आई है और बीच में मैं खड़ी हूँ, मैं क्या हूँ, एक मेटल, तो मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को रोकूंगी नहीं बल्कि इस इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से पास होने दूंगी, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों गुड कंडक्टर। तो जो मेटल्स होते हैं वो ना तो हीट को रोकते हैं अपने अंदर से पास होने से, ना इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी क्या है, अच्छे कंडक्टर है, इसीलिए हम कॉपर्स के वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों सोनोरस प्रॉपर्टी। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जब भी आप मेटल की किसी चीज को जोर से किसी हार्ड सरफेस पर बीट करते हैं तो उससे एक साउंड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्कूल बेल है, जब आप स्कूल बेल को बजाते हैं तो टन टन करके एक साउंड निकलता है ना, तो इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स किसी हार्ड सरफेस पर मारने पर या किसी हाइट से नीचे गिराने पर एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों सोनोरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बच्चों नेचर में होता है बेसिक, जिसके एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आप लोगों को ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की समझ में आई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों ये बिल्कुल अपोजिट होती है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिर भी हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों लस्टर।
नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि मेटल्स की सरफेस में शाइनिंग होती है, यानी मेटल्स चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल की सरफेस बिल्कुल भी शाइन नहीं करती, यानी नॉन मेटल्स हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते। इनमें एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। एग्जाम्पल कोल, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स है जिनमें हमें शाइनिंग देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जैसा हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं, वैसे ही अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये कैसे होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोल यानी कोयला। कोल को जब हम बीट करेंगे किसी भी सॉलिड चीज से तो वो आसानी से टूट सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, यानी नॉन मेटल किसी भी चीज को जब हम हैमर से बीट करते हैं तो वो एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट होने की बजाय टूट जाती है। इसीलिए हम नॉन मेटल्स को बच्चों कहते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों स्टेट। एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स जो है वो हमें सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल कार्बन जो है वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन जो है वो हमें गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी हम किसी भी नॉन मेटल चीज को अगर जोर से स्ट्रेच करेंगे तो वो थिन वायर के अंदर कन्वर्ट होने की बजाय टूट जाएगी। इसीलिए हम बच्चों इनको कहते हैं कि ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं होने देते, इसीलिए हम इन्हें बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें भी एक एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। और ये ग्रेफाइट हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारी पेंसिल्स के अंदर। पेंसिल इसीलिए कहते हैं कि पेंसिल को कभी भी स्विच के अंदर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों सोनोरस। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। नॉन मेटल्स जो होते हैं जब हम उनको हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं या फिर किसी हाइट से नीचे गिराते हैं तो वो किसी भी तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि ये नॉन सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्साइड्स, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं वो बच्चों कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। और इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल की सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे बच्चों ऑक्सीजन के साथ, कि आखिर ऑक्सीजन के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल की, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो बच्चों जब मेटल और ऑक्सीजन मिलते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और हमने अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है बच्चों, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको समझें तो एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का। आप सब जानते हैं सोडियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड। और ये जो सोडियम ऑक्साइड है बच्चों ये होता है बेसिक नेचर का। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। तो बच्चों जब हम सोडियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, यानी पानी के अंदर मिलाएंगे, तो सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा, पानी के अंदर जाकर के रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम चेक करेंगे किससे, लिटमस पेपर से। किससे चेक करेंगे, लिटमस पेपर से। तो ये सोडियम ऑक्साइड कर देता है रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट। और आप सबको पता है कि रेड को ब्लू कौन बनाता है, एक बेस बनाता है। इसका मतलब ये जो सोडियम ऑक्साइड बना जब हमने पानी के अंदर इसको मिलाया तो इसने क्या बनाया, बेस बनाया। तो इसी से प्रूफ होता है कि इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक नेचर होता है। एक और अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो आप एग्जाम्पल ले लें कैल्शियम का। कैल्शियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों तो
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम चेक करेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है, तो इसको भी हम पानी के अंदर मिला देते हैं। और पानी के अंदर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ये भी रेड लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? ब्लू के अंदर। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक बेस है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का। तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम चेक करेंगे पानी के अंदर डाल करके। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चों बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है बच्चों? बेस होता है। तो इसका मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड बच्चों क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें कि ये ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो बच्चों जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक होते हैं। मोस्टली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले नॉन मेटल लेंगे सल्फर। सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे बच्चों तो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों नेचर में कैसा होता है? एसिडिक। एक्सपेरिमेंट से अगर हम समझे तो ले लो सल्फर डाइऑक्साइड को हम मिला दो पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर। और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पानी के अंदर जाता है तो बना देता है H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और इस एसिड को भी जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो बच्चों ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड के अंदर। और ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? एसिड। इसका मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे है? एसिडिक है नेचर के अंदर। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो आप ले लो कार्बन ले लो। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बच्चों इनकी रिएक्शन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी के अंदर डालेंगे बच्चों तो इनकी रिएक्शन से बनता है H2CO3। और इस H2CO3 को भी जब हम टेस्ट करेंगे तो ये भी ब्लू लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? रेड के अंदर। इसका मतलब क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड मोस्टली एसिडिक होते हैं। अब एक एग्जांपल हम अगर न्यूट्रल का भी लेना चाहें तो न्यूट्रल का आप एग्जांपल ले लो। H2 लिया और H2 को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चों तो इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा H2O। और आप सबको पता है H2O क्या होता है? वाटर। और वाटर नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रल। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड मोस्टली एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा बच्चों मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इन दोनों के ऑक्साइड्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो नेचर में होते हैं बेसिक, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों नेचर में? एसिडिक। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स की कि मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो बच्चों जब मेटल वाटर के साथ मिलते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है सबसे पहले मेटल ऑक्साइड और फिर फर्दर फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्साइड का। और इसी के साथ बच्चों एक गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे तो एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का। और आप सबको पता है कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है
और बच्चों जब ये सोडियम ऑक्सीजन या वाटर के साथ मिलता है तो इतनी तेजी से रिएक्शन होती है कि इस रिएक्शन में आग भी लग जाती है। इसीलिए हम सोडियम को एयर टाइट कंटेनर या केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि केरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है सोडियम को। तो बच्चों जो केरोसिन ऑयल होता है वो कम चिपचिपा होता है कंपैरिजन करें तो अदर ऑयल के, तो इसलिए सोडियम खराब ना हो हम रखते हैं सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर या फिर एयर टाइट कंटेनर के अंदर, ताकि डायरेक्ट इसका ऑक्सीजन या वाटर से कॉन्टेक्ट ना हो पाए और आग ना लगे। तो जब हम सोडियम को बच्चों रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो सोडियम और वाटर के रिएक्शन से बनता है सोडियम ऑक्साइड और इसी के साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये बचे हुए पानी के साथ फिर से रिएक्शन करता है और बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हुआ क्या, मेटल और वाटर ने जब रिएक्शन करी तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बना और फिर फर्दर क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इसी के साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। एक और अगर हम एग्जांपल ले तो ले सकते हैं हम कैल्शियम का, और कैल्शियम भी बच्चों काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना कि ये सोडियम होता है। जब कैल्शियम वाटर के साथ मिलता है तो इनकी रिएक्शन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना है सबसे पहले बनेगा मेटल ऑक्साइड, फिर बनेगा हाइड्रोक्साइड और उसी के साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब देखो बच्चों सारे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब ऐसे मेटल्स है जो कि वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। वो चाहे ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं रिएक्शन करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं बच्चों जो ना तो ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, वो ओनली किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। और ऐसे कौन से मेटल्स है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे बच्चों तो आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वाटर की कौन सी फॉर्म लेते हैं हम, गैसियस फॉर्म में। अगर गैसियस फॉर्म में हम वाटर ना ले तो ये किसी भी तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ हमने स्टीम ले ली और स्टीम को के साथ जब हमने आयरन को रिएक्ट करवाया तो बच्चों बना Fe3O4 और साथ ही में निकलती है हाइड्रोजन गैस। इस Fe3O4 को हम कहते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। तो इस तरीके से आयरन क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। एक और अगर हम एग्जांपल ले तो एल्यूमिनियम का हम ले सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो वाटर की गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है और बना देता है Al2O3 और साथ ही में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बच्चों कुछ मेटल तो ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वाटर किसी भी फॉर्म में हो वो वाटर के साथ मिलते ही रिएक्शन शो करते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि किसी भी फॉर्म में वाटर हो उसके साथ किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं करते, और कुछ मेटल हमने ऐसे देखे जो ओनली स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आई होप आपको ये मेटल्स की रिएक्शन समझ में आई होगी वाटर के साथ। अब बच्चों अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ बिल्कुल भी किसी भी टाइप की रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए हमें नॉन मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्शन नहीं पढ़नी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स की कि मेटल्स एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो बच्चों जब मेटल एसिड के साथ मिलते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का। हम लोग ये एसिड बेस चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सोल्ट और साथ ही में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ हमने मेटल ले लिया जिंक, और जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है बच्चों ZnCl2 जो कि क्या है, एक सोल्ट है, और इसी के साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो आयरन का देख सकते हैं। आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इन दोनों के रिएक्शन से बच्चों बनेगा FeCl2 और इसी के साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का देख सकते हैं। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो बनाता है MgSO4 सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो बच्चों नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, यानी एसिड्स के साथ ये किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए हमें नॉन मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। देखिए अभी तक हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की अलग अलग रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, अब हम मेटल और नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो बच्चों जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सोल्ट। अगर हम बात करें कि मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स कहते हैं हम ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जिनके जो वैलेंस सेल है उसमें प्रेजेंट हो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं एक मेटल जिसका नाम है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें शेल के अंदर तो KNMN। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं 2, सेकंड सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, बचा कितना 1। तो ये जो 1 है ये हम थर्ड सेल में क्या कर देते हैं फिल कर देते हैं। अब बच्चों आपने एक नाम सुना होगा ऑक्टेट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि हर एलिमेंट क्या होना चाहता है स्टेबल होना चाहता है, और वो एलिमेंट स्टेबल कब होगा जब उसकी जो आउटर शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या कहती है कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है और एलिमेंट स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर शेल कौन सी हो गई ये वाली, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसको कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी आउटर शेल क्या हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, और इसके अंदर 8 प्रेजेंट है तो ये सोडियम क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन या इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है गेन भी कर सकता है, ताकि इसी के अंदर क्या हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गेन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है, तो ये क्या करता है इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट कर देता है। और बच्चों जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसके ऊपर लग जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन। तो यहाँ सोडियम ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम क्या हो गया Na पॉजिटिव। वही अगर हम दूसरा एक नॉन मेटल ले क्लोरीन, तो क्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी अगर हम इसके शेल में फिल करें इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट सेल में हम फिल कर सकते हैं 2, सेकंड सेल में हम फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गया, बचे कितने 7, तो 7 को हम फिल करेंगे इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब जो क्लोरीन है उसको स्टेबल होने के लिए या तो ये 7 को क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है, या फिर क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। तो 7 इसके लिए बच्चों डोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, तो ये एक क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर लग जाता है बच्चों नेगेटिव चार्ज यानी एनायन। अब यहाँ सोडियम को क्या है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन को क्या है कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके आउटर मोस्ट सेल में है, तो इसको क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये सोडियम क्या करेगा अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन क्या करेगा सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों आपस में क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं, और इनके शेयरिंग से बनता है बच्चों एक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि बच्चों सोडियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज,
और हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बना लेंगे एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड NaCl, जो कि क्या है, एक सोल्ट है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, एक सोल्ट बनाते हैं। अगर एक और हम एग्जांपल ले तो हम यहाँ ले सकते हैं मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें तो फर्स्ट सेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में हम फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो गया 10, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए इजी रहेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज लग जाएगा 2 पॉजिटिव। वहीं अगर हम नॉन मेटल ले तो क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7 KLMN, और शेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 2 8 7, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, ले सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे 8, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का अगर हम बनाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम को क्या करना है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन क्योंकि क्लोरीन को 1 चाहिए तो ये 1 ही दे पाएगा इसको। तो इस तरीके से ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया तो उसका क्या, तो उसको ये करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे क्लोरीन को डोनेट। तो यहाँ दूसरा क्लोरीन आ गया और इस दूसरे क्लोरीन को ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ बच्चों कितने क्लोरीन से शेयरिंग हुई है, 2 क्लोरीन से। तो फॉर्मूला सोल्ट क्या बनेगा हमारा, MgCl2। तो जब नॉन मेटल्स और मेटल्स मिलते हैं तो इनकी रिएक्शन से क्या बनता है बच्चों, सोल्ट बनता है। और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ हमारी रिएक्शन सारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। आखिर मेटल के अकरेंस कहाँ है नेचर के अंदर, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस फॉर्म में हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मेटल्स मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी कि धरती के अंदर। लगभग 200-250 फीट नीचे हम खोदकर इन मेटल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब इसी के साथ एक सवाल आ जाता है कि आखिर मेटल्स धरती के इतने नीचे गए कैसे। या तो इनका फॉर्मेशन ही अर्थ क्रस्ट के अंदर इतना नीचे हुआ होगा, या फिर किसी ने जानबूझकर इन मेटल्स को डाला होगा। तो बच्चों अगर हम जाने कि मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर गए कैसे, तो इसके लिए माना जाता है कि कई मिलियन ईयर पहले हमारी स्पेस के अंदर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ था, और इस धमाके को नाम दिया गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या कहा गया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस एक्सप्लोजन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटकर हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट पर क्या हो गए, फैल गए। अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टिकल्स जाकर के गिर गए। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सैंड की लेयर बनती गई, नए जो प्लांट्स डेड हुए उनके रिमेन्स की लेयर बनेगी, एनिमल्स जो डेड हुए उनके रिमेन्स की लेयर बनेगी, और बहुत ज्यादा हमारे सोइल इरोजन भी देखने को मिलता है। तो सोइल इरोजन के कटाव से जो मिट्टी आएगी उसकी लेयर भी इनके ऊपर बनती जाएगी। तो जैसे लेयर के ऊपर जो लेयर बनती गई, इसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, और प्रेशर की वजह से ये पार्टिकल्स कहाँ चले गए, अर्थ क्रस्ट के अंदर चले गए। अब हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जितना नीचे जाएंगे पार्टिकल्स, उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इतने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर रहने के कारण काफी टाइम बाद जब साइंटिस्ट ने इनको निकाल करके इनकी स्टडी करी, तो उन्होंने पाया कि ये जो पार्टिकल्स थे जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले थे, ये पार्टिकल्स थे मेटल के पार्टिकल्स। क्या थे, मेटल के पार्टिकल्स। और वहीं से मेटल को क्या किया गया, फिर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया गया।
अब ये जो मेटल के पार्टिकल्स थे ये हमारे पास दो टाइप के मिले। दो टाइप के कौन कौन से? आधे मेटल तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, इतने ज्यादा रिएक्टिव थे कि उस लेयर पे उन्हें जो भी आसपास चीज मिली उनसे ही उन्होंने रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म बना ली। और कुछ मेटल ऐसे थे जो कि बिल्कुल लेस रिएक्टिव थे, जिन्होंने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी और अपनी प्योर फॉर्म में ही रहे। ऐसे मेटल्स जिन्होंने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी, कंबाइंड फॉर्म नहीं बनाई, इनको हमने कहा फ्री स्टेट मेटल्स, जो कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये एग्जांपल है फ्री स्टेट मेटल्स के। और जो कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स पाए गए उनके एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड। ये सब ऐसे मेटल्स थे जो कि हाईली रिएक्टिव थे और अपने आसपास जो भी चीज इन्हें मिली उनसे रिएक्ट करके इन्होंने अपनी कंबाइंड स्टेट बना ली। अब बच्चों कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती है, इनको और हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं? तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड्स जो कि हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं उनको हमने एक नाम दे दिया मिनरल्स। क्या नाम दे दिया? मिनरल्स। नेक्स्ट टर्म है ओर्स। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. अब ores क्या होते हैं? तो बच्चों ये एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें किसी एक पर्टिकुलर मेटल की हमें बहुत ज्यादा अमाउंट मिले और उस मिनरल से उस मेटल को निकालना हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, ऐसे मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं? ओर्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास दो मिनरल है, एक है ZnSO4 और एक है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, और इन दोनों से ही हमें 1000 किलो क्या मिल रहा है? जिंक मिल रहा है। 1000 किलो ZnSO4 से और 1000 किलो हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड से। अब ZnSO4 से जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है 25 रुपए, और जिंक ऑक्साइड से जो जिंक निकालने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है 50 रुपए। तो आप ही बताइए प्रॉफिटेबल हमारे लिए कौन सा मिनरल होगा? जाहिर सी बात है ZnSO4 से हमें कम खर्चा करना पड़ रहा है उतना ही जिंक निकालने के लिए, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल मिनरल कौन सा है? ZnSO4। और इसी को हम क्या कहेंगे? जिंक का ओर कहेंगे। यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें हमें किसी एक पर्टिकुलर मेटल की अमाउंट बहुत ज्यादा मिले और उस मेटल को उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए फायदे का सौदा हो, ऐसे मिनरल को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओर कह देते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास गैंग। Ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil etc. are called gang. अब जो ओर हम धरती से निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि इतने टाइम से वो अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे हुए थे तो उनके साथ कुछ गंदगी भी आएगी, कुछ इम्प्योरिटीज भी आएगी, और जो इम्प्योरिटीज ओर के साथ आती है बच्चों उसे हम क्या कह देते हैं? गैंग कह देते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको याद रख लेनी है। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। जो ओर है उस ओर से प्योर मेटल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहली है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और लास्ट थर्ड स्टेप हमारी रहेगी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो एक एक करके इन स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? देखो बच्चों, हम ओर को लेकर के आते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर से, जहां वो काफी सालों से दबा हुआ था। अब इतने सालों से अगर कोई चीज धरती के अंदर दबी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आसपास की गंदगी भी उसके लगेगी। तो जो ओर हम लेकर के आते हैं उस ओर के बाहर जो है बहुत सारी गंदगी चिपकी हुई रहती है, और इस गंदगी को हमने एक स्पेसिफिक नाम भी दिया था, गैंग। तो इस गैंग को ओर से क्या करना? हटाना ही क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाएगा। यानी ओर की हम सबसे पहले क्या करेंगे? सफाई करेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस मेथड impurities along with ores known as gang are removed which increases the concentration of ore। यानी ओर के साथ जो गैंग, जो इम्प्योरिटी चिपकी हुई है, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर किस तरीके से की जाती है ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि सबसे पहले जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम ओर की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। यानी जो इम्प्योरिटी ओर पे लगी हुई है
है उस इम्प्योरिटी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करेगी नेचर ऑफ ओर के ऊपर, यानी ओर का नेचर किस टाइप का है, और दूसरी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैंग के ऊपर, यानी किस टाइप की उसके इम्प्योरिटी लगी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको इतनी चीजें याद रखनी है। फिर हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को और से किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अर्थ पर हमें जितने भी मेटल्स मिलते हैं हमने उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ऐसे मेटल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। फिर हम देखेंगे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिसके एग्जाम्पल हैं जिंक, आयरन, कॉपर। और लास्ट में हम देखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके एग्जाम्पल है मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। तो एक एक करके हम इन सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बच्चों अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं ओर, और फिर हम इस ओर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, यानी पिघलाते हैं। तो ओर को जब हम मेल्ट करेंगे तो हमें मिलेगा मोल्टन ओर, यानी पिघला हुआ ओर। और फिर हम इस पिघले हुए ओर में क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हम 2 रोड डालते हैं, एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। और आप सबको पता है कि कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब हम मोल्टन ओर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे एनोड और कैथोड डाल करके, तो क्या होता है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो मेटल जो है वो चला जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और हमें क्या मिल जाएगा, अपना प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल के साथ हम समझे तो एग्जाम्पल हम लेते हैं रॉक सोल्ट का। और रॉक सोल्ट क्या होता है, NaCl। तो सबसे पहले हम रॉक सोल्ट का क्या लेंगे, ओर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। तो हमें मिलेगा मोल्टन NaCl। अब इस NaCl में हम क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो एनोड और कैथोड डालेंगे, एनोड और कैथोड। अब जो NaCl है उसके अंदर मेटल क्या है, सोडियम, और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो सोडियम कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर, और Cl कहाँ रह जाएगा, एनोड के पास। तो हमें मिल गया हमारा प्योर मेटल। इस तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है एक चीज, कि हम जो ओर ले रहे हैं वो ओर ऑक्साइड की फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारा लिया हुआ ओर ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है तब तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो जाती है। हमें क्या करना है, सिंपल हीट करना है, और हीट करने के साथ साथ क्या डाल देना है, कार्बन डाल देना है। ये कार्बन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और हमारे पास बच जाएगा मेटल। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस हो जाती है तब जब और हमारा किस फॉर्म में हो, ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन अगर और ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं हुआ तो और हो सकता है 2 फॉर्म में, एक तो सल्फाइड और दूसरा हो सकता है कार्बोनेट फॉर्म में। अगर ऐसा हुआ और सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में हमें मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऑक्साइड की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सल्फाइड को जब हम ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम सल्फाइड को
हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रख लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सल्फाइड को हीट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी? रोस्टिंग प्रोसेस कहलाएगी। अब अगर कार्बोनेट को अगर हमें ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना हुआ तो हम किस प्रोसेस से करते हैं? कैल्सिनेशन। किस प्रोसेस से करेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं? कार्बोनेट लेंगे और कार्बोनेट को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमें इसे हीट करना है और ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आना है, और ये प्रोसेस कहलाती है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है और ऑक्साइड की फॉर्म में लाया जाता है। अब जब ये दोनों ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, और हीट करने के साथ साथ क्या डालते हैं? कार्बन डालते हैं, और हमें मिल जाता है हमारा प्योर मेटल। अगर एग्जाम्पल के साथ हम समझें तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं लेड सल्फाइड का, पीबीएस। पीबीएस को हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो सल्फाइड है, इसका मतलब रोस्टिंग प्रोसेस हो गई ऑक्साइड में लाने के लिए। तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें मिल जाता है ऑक्साइड, पीबीओ। फिर हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, और हीट करने के साथ साथ हम डाल देते हैं कार्बन, जिसकी वजह से हमें मिल जाता है प्योर मेटल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लेंगे ओर, और अगर हमारा लिया हुआ ओर ऑक्साइड की फॉर्म में हुआ तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ क्या करना है? हीट करना है, और जैसे ही हम ऑक्साइड को हीट करेंगे हमें मिल जाएगा मेटल। लेकिन अगर और ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं हुआ तो किस फॉर्म में हो सकता है? या तो सल्फाइड की फॉर्म में, या फिर हो सकता है कार्बोनेट की फॉर्म में। अगर हमारा लिया हुआ और सल्फाइड की फॉर्म में रहता है तो आप सबको पता है कौन सी प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टिंग। और रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? रोस्टिंग में हम सल्फाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर सल्फाइड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में। और फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हम हीट करेंगे और मेटल को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अगर कार्बोनेट फॉर्म में हुआ और तो हम किस प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं? कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं कार्बोनेट को, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हीट करने से मेटल क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे तो एग्जाम्पल लेंगे हम सिनेबार, जो कि मरकरी का और होता है, HgS, और सल्फाइड है, इसीलिए कौन सी प्रोसेस करेंगे? रोस्टिंग। और रोस्टिंग कैसे करते हैं? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑक्साइड, HgO, और जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। तो इस तरीके से हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम अपना थर्ड स्टेप देखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की रिफाइनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखिए, मेटलर्जी की हमने 2 स्टेप्स तो पढ़ ली। सबसे पहली हमने पढ़ी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम ओर की सफाई करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करके लाए, हो सकता है कि उस मेटल के अंदर कुछ गंदगी बच गई हो। अब उस मेटल की गंदगी को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है, ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। और मेटल के अंदर की गंदगी को निकालेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले एक कंटेनर लेना है। मान लीजिए हम कॉपर की क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है CuSO4, कॉपर सल्फेट, और इस CuSO4 के अंदर हम 2-3 बूंद एसिड की डालेंगे ताकि ये अच्छा कंडक्टर हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम इसको एसिडिफाइड CuSO4 भी कहते हैं। तो
तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे दो रोड। एक तो हम डालेंगे इम्प्योर कॉपर की रोड, यहाँ हमने ये रोड डाली है इम्प्योर कॉपर की, और एक रोड हम डालते बिल्कुल पतली सी प्योर कॉपर की। अब हम इन दोनों रोड को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये वाली जो इम्प्योर वाली है ये हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से। याद रखना है, इम्प्योर रोड को हम हमेशा कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज से, और प्योर को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज से। और यहाँ हमने लगा दिया स्विच। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये बन जाएगा एनोड। ये रोड क्या बन जाएगी, एनोड। और ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये रोड बन जाएगी कैथोड। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से इम्प्योर मेटल की रोड से धीरे धीरे कॉपर क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा। और कॉपर क्या है, एक मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जाकर के चिपक जाएगा कैथोड के ऊपर। तो यहाँ कैथोड की जो हमने ये ली है, तो यहाँ कैथोड की जो हमने रोड ली है इसके ऊपर जाकर के ये क्या करने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। अब जो इस प्योर मेटल से जो गंदगी निकली है वो गंदगी यहाँ क्या हो जाती है, डिपॉजिट होती हुई जाती है। और इसे हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एनोड के नीचे जमा हो रही है इसीलिए हम इसको कहते हैं एनोड मड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल पाए। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। बच्चों इस टॉपिक को हमने अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, जहां हमने डिटेल से देखा था कि कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से कोरोजन हमें एवरीडे लाइफ में इफेक्ट करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर कोरोजन क्या होता है। तो द surface of some metals corroded when they are exposed to moist air for a long time. This is called corrosion. कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिससे मेटल की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज जो होती है वो खराब हो जाती है। जब मेटल को बहुत टाइम के लिए हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर, बहुत सारी गैसेस होती है, वो मेटल की सरफेस से रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन देयर थिकनेस एंड लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मेटल की थिकनेस रिड्यूस हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो पतला होने लगता है। ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बनती जाती है और उसको जब हम हटाएंगे तो जो थिकनेस है मेटल की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और मेटल अपनी बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टी का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन के ऑब्जेक्ट्स को जब हम मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं बहुत टाइम के लिए तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है, और इस ब्राउन कलर की कोटिंग को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जिसको हम जंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर बिकेम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। आपने देखा होगा चांदी की जो चीजें होती है वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है। जब हम सिल्वर को क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो ब्लैक कलर की क्या बन जाती है, उस पर लेयर बन जाती है। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट CO2 एंड फॉर्म ए ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर के साथ भी कोरोजन की प्रोसेस होती है। जब कॉपर मोइस्ट CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाएगी, और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है ये बनती है कॉपर कार्बोनेट की। तो इस तरीके से कॉपर को, सिल्वर को, आयरन को, सबको कोरोजन क्या करता है, इफेक्ट करता है, और इस कोरोजन की वजह से हमारे बहुत सारी मेटल की चीजें खराब हो जाती हैं। तो अब जरूरी है कि इस कोरोजन से प्रिवेंशन के मेथड्स भी हमें पता होने चाहिए ताकि हम अपनी मेटल की चीजों को क्या कर सके, बचा सके। तो क्या कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी मेटल की चीजों को, वो देख लेते हैं एक बार।
कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम कर सकते हैं पेंटिंग, यानी मेटल के ऑब्जेक्ट को अगर हम पेंट कर दे तो कोरोजन से काफी हद तक उनको बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पेंट करने की वजह से मेटल का जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब एटमॉस्फेयर के मेटल की सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो किसी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो कोरोजन नहीं होगा। तो पेंटिंग एक अच्छा मेथड है कि जिससे मेटल के ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से बचाया जा सकता है। वैसे ही हम ऑयलिंग भी करते हैं, ग्रीसिंग भी करते हैं, ये दोनों मेथड्स भी बिल्कुल पेंट की तरह ही काम करते हैं। ये भी एटमॉस्फेयर और मेटल की सरफेस को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों वो है गैल्वेनाइजेशन मेथड, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखें। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, यानी जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। और आयरन ऑब्जेक्ट पर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। होता क्या है कि जब मेटल के ऑब्जेक्ट पर जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो जिंक जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड की लेयर। और ये जो जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जिससे कि मेटल की चीजें क्या है, सेफ रह सके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन से मेटल की चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, एलोय। एलोय, अब ये एलोय क्या है? तो बच्चों एलोय कुछ नहीं है, एलोय भी एक मेटल ही है। एक ऐसा मेटल जो हमें नेचर से नहीं मिला, जिसको हमने खुद बनाया है। खुद कैसे बनाया? या तो दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो नया मेटल तैयार हुआ उसको हम क्या कहते हैं? एलोय कहते हैं। मेटल मेटल को मिक्स किया, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया, तो जो नई चीज बन करके तैयार हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया? एलोय नाम दे दिया। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ एलोय के, देखो। एक है ब्रास। ब्रास का जो एलोय है वो बनाया गया है कॉपर और जिंक को मिक्स करके। वही सेकंड है ब्रोंज। ब्रोंज एक एलोय है जिसको हमने तैयार किया है कॉपर और टिन को मिक्स करके। फिर है सोल्डर। सोल्डर एलॉय को लेड और टिन मिक्स करके बनाया गया है। और अमलगम भी एक ऐसा एलॉय है, मरकरी का एलॉय है, जिसमें हम मरकरी के साथ किसी भी मेटल को अगर मिक्स करेंगे तो जो एलॉय तैयार होगा वो एलॉय किसका होगा? अमलगम एलॉय होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एलॉय बनाते हैं जिसमें मेटल मेटल को मिक्स करेंगे या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके भी बनाया जाता है। अब हम बना क्यों रहे हैं ये एलॉय? ताकि मेटल की प्रॉपर्टी को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके, यानी अच्छा बनाया जा सके। मेटल को हार्ड बनाया जा सके, अपने पेरेंटल मेटल से हार्ड होता है एलॉय। हाई रेजिस्टेंस आ सके उसमें, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ सके, ताकि क्या है? मेटल जल्दी से खराब ना हो। तो इस तरीके से हम क्या तैयार करते हैं? एलॉय तैयार करते हैं। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।